हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी टर्म 2 की तैयारी। आपके टर्म 2 की तैयारी के लिए हमने जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम लेकर आए हैं उसका 4th चैप्टर सर्कल्स। तो आज हम समझेंगे सर्कल के कॉन्सेप्ट्स को और सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज को। तो चलिए देखते हैं हमारे नए चैप्टर को, सर्कल्स को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर एक मैं यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ और इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर मैं इस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के सभी पॉइंट्स को लेता चला जाऊँ, तो जो इस तरीके का जो शेप क्रिएट होगा, अगर मतलब उन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ तो कंडीशन में जो शेप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सर्कल। तो ये शेप हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सर्कल। चलिए, विदाउट कंपासेस इसे बनाना आसान नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है। तो ये जो पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कल का सेंटर। ये होता है सर्कल का सेंटर, ये हमारा सर्कल है। और इस जो ये राउंड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। और ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, सेंटर। और अगर मैं इस सेंटर से इस सर्कमफेरेंस तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसे हम कहेंगे इसकी रेडियस। ये होती है हमारी रेडियस, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। सर्कमफेरेंस को हम कहते हैं हिंदी में परिधि, और सेंटर को हम कहते हैं इस वृत्त का केंद्र। इसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त कहेंगे। वृत्त का क्या होगा, ये केंद्र होगा। चलिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रही है। अब सर्कल के अगर दो पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन की बात करें तो हम इसे कहते हैं कॉर्ड, और हिंदी में इसे हम कहते हैं जीवा। हिंदी शब्द इसका क्या है, जीवा। ये हो गई हमारी कॉर्ड। अगर मैं बात करूं कि एक कॉर्ड और उसके बाद सर्कल के बीच बनने वाला स्पेस, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। इसे हम कहते हैं सेगमेंट या जीवाखंड। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने ये आपकी जो कॉर्ड बनाई है, कॉर्ड के इस तरफ भी पार्ट है और इस तरफ भी सर्कल का पार्ट है। तो जो छोटा पार्ट होगा इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। अब अगर मैं एक ऐसी कॉर्ड की बात करूं जो कि सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, वो कहां से जाएगी, सर्कल के सेंटर से जाएगी। तो इस सबसे लंबी कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। इसे हिंदी में हम कहते हैं व्यास। ये हुआ हमारे वृत्त का व्यास। तो ये कैसी सबसे बड़ी कॉर्ड हो गई। अब अगर हम बात करें कि सर्कल की, मैं यहाँ पर दो रेडियस ले लेता हूँ। एक रेडियस मैंने ये ले ली, एक रेडियस ये ले ली। अब इन दो रेडियस के बीच का जो भाग होगा, इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर, या हिंदी में हम इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। तो दो त्रिज्याओं के बीच बनने वाले भाग को आप क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। तो ये हुई सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें। अब अगर हम एक ऐसे सर्कल की बात करें, देखिए अगर हम, अब ये तो सर्कल के पार्ट्स हो गए। अब सर्कल से चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। ये एक, अगर मैं एक सर्कल इस तरीके से इमेजिन करूं और एक लाइन की बात करूं, तो पॉसिबल है कि वो लाइन इस तरीके से जाए, जैसे मेरी लाइन ये ए बी है। तो उस कंडीशन में इस सर्कल और ए बी के बीच में कोई यहाँ पर संबंध, कनेक्टिविटी हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में ये लाइन कैसी होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये भी हो सकता है कि ये लाइन हमारी इस सर्कल को इस तरीके से पास करे। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है, ये सर्कल पर है। मतलब ये लाइन कहां से जा रही है, सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो उस कंडीशन में इसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, या इसे हम कहते हैं सेकेंड। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड। और एक कंडीशन की मैं बात करूं कि अगर, अब देखिए जैसे ये सेकंड में क्या हो रहा है, सर्कल पे ये पॉइंट कैसे हो रहे हैं, दो जगह पर आप लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर ऐसी स्थिति की बात करें, एक ऐसी कंडीशन को इमेजिन करें कि ये दोनों के दोनों पॉइंट कैसे हो जाएं, बहुत ही पास आते 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 बिल्कुल कहाँ आ जाए, एक ही पॉइंट पर हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। तो कोइंसाइड कंडीशन में ये कैसा होगा, इस तरीके की कंडीशन बनेगी। तो इस कंडीशन में ये सर्कल को केवल एक जगह पर टच करेगी, और इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं टेंजेंट। इसे टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हुई हमारी सर्कल की टेंजेंट या स्पर्श रेखा।
अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जहां पर हमारा ये सर्कल से टच कर रहा है इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और बातों को समझते हैं। तो ये है हमारा सर्कल, और अगर मैं एक टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट इस तरीके से इसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P है। अगर मैं बात करूँ तो ये सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को P को मिला दूँ तो ये क्या हो गई, ये हो गई यहाँ पर रेडियस, ये हुई हमारी रेडियस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्कल पे के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो हम रेडियस ज्वाइन करते हैं, ये कैसी होती है, ये इस पर परपेंडिकुलर होती है। यहाँ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो हमारी टेंजेंट होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली रेडियस पर हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब थोड़ा सा इससे और रिलेटेड बात करते हैं कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर ले लूँ तो इससे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है। किसी भी पॉइंट से अगर हम मतलब ऐसा पॉइंट जो सर्कल पर पॉइंट है और वहाँ से अगर हम टेंजेंट की बात करें तो केवल कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, वो इस तरीके से ही जा सकती है और कोई तरीका टेंजेंट के लिए हमारे पास दूसरा नहीं है। अगर वो टेंजेंट उस पॉइंट से हम दूसरी लाइन बनाएंगे तो वो क्या होगा, सर्कल को या तो इंटरसेक्ट करेगी या सर्कल के बाहर से जाएगी। तो टेंजेंट कितनी पॉसिबल है, केवल एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। चलिए अब ये हुआ हमारा सर्कल। अब अगर मैं सर्कल के, ये सर्कल हमारा सर्कल का सेंटर, अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट बात करूं P, तो यहाँ पर अगर मैं P से इस सर्कल की जो दो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो उनकी लेंथ हमेशा कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर मैं यहाँ बात पॉइंट, ये मेरी टेंजेंट हो गई PA और ये हो गई टेंजेंट PB, तो ये इसकी लेंथ कैसी होगी, हमेशा इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी इसे समझते हैं। ये मैं इसे सेंटर से ज्वाइन कर दे रहा हूँ और चलिए, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी भी बाहरी बिंदु से जो हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल की टेंजेंट्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है, इस चीज़ को समझेंगे। चलिए, तो हमको यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है जो हमको दिया हुआ है कि PA एंड PB ये दोनों क्या है, टू टेंजेंट्स हैं। टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। आपको प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो PA है वो कैसी होगी, PB के इक्वल होगी। चलिए आप कंस्ट्रक्शन कर दें। कंस्ट्रक्शन में आपको ये करना है, आप O को A से, B से और P से मिला दीजिए। देखिए आपने O को क्या कर दिया, A से मिला दिया, B से मिला दिया, P से मिला दिया। अब क्या होता है, अब आपने यहां पर देखा कि आप जब इस तरीके से मिलाते हैं तो यहां पर आपके पास दो ट्राइंगल क्रिएट हो गए। एक ट्राइंगल में ले रहा हूं OAP और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, OBP। चलिए इस पे कंपेयर करते हैं। इन ट्राइंगल OAP और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है हमारा OBP। अब इसमें आप देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि जो टेंजेंट होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रेडियस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ बनने वाला एंगल हमारा कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट मतलब एंगल OAB है वो किसके इक्वल हो गया, पॉइंट OAP। पॉइंट OA जो एंगल OAP है किसके इक्वल हो गया, एंगल OBP के। OBP और OAP कितना हो गया, दोनों इक्वल हो गया। मतलब क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट, रेडियस हमारी टेंजेंट पे कैसी है, परपेंडिकुलर हो गई। ये हो गया 90 डिग्री का हो गया। दूसरी बात करें, अगर हम बात करें तो OP जो साइड है, OP इक्वल्स OP कॉमन है।
अब अगर हमारा ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री का होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने बनने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गई हमारे सर्कल, हमारे ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस हो गई। साथ ही साथ हम बात करें कि इसकी साइड जो OA है और इसकी साइड OB है, ये दोनों की दोनों क्या है, ये तो सर्कल की रेडियस है, तो दोनों ऑब्वियसली इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहला एंगल 90 डिग्री का है, उसके सामने की जो साइड हाइपोटेनस वो भी इक्वल है, और उसके साथ ही साथ एक अन्य जो अदर साइड है वो भी हमारी जो रेडियस के फॉर्म में वो भी कैसी है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस। तो RHS कॉन्ग्रुएंस से हमको क्या पता होता है, हमको पता है कि दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे। हमारा जो ट्राइंगल OAP ये कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल OBP के। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस कंडीशन में इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। PA कैसा हो गया, PB के इक्वल हुआ CP CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ। इसे क्यों बता रहा हूँ उस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ आपको फाइंड करना है। मतलब एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और एक पॉइंट जो OQ है, O से लेकर जो Q तक का जो डिस्टेंस वाला एक पॉइंट जिसकी रेडियस दिया हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे कहा जा रहा है कि वो जो पॉइंट P है वो Q से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ समझी थी कि जो रेडियस है वो यहाँ पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो वहाँ पर हमेशा हमें क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम जब बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनको एक नॉर्मल ट्रिपलेट बड़ी जल्दी से ध्यान में आ जाता है। जब आप बात करते हैं 5, 12 और थर्ड साइड इसकी होती है 13, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 का होता है 144, इनका दोनों का सम कितना हो गया 169, जो कि किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ये हमें इजीली याद रहता है। और आपको MCQ के फॉर्म में इसका एक ऑप्शन आंसर क्या दिया हुआ है 13, लेकिन आपको क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए करवाया है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो O से लेके Q तक का डिस्टेंस है ये एंगल 90 का है, तो ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी देखिए। तो यहां मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है हमारी, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए OQ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है 12, तो स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल OP की वैल्यू क्या है 5, स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ PQ। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस PQ स्क्वायर। अब यहाँ हम बात करें, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो गया 144 माइनस 25 इक्वल हुआ हमारा PQ स्क्वायर। और 144 में से 25 माइनस करें क्या बचेगा 119 इक्वल क्या हुआ PQ स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू क्या होगी √119। तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा √119, ना कि 13। तो इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल हमें बताना हुआ है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट Q की, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर दी है। हमें बताना है इस PO की लेंथ या हमारी रेडियस बतानी है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो टेंजेंट होती है वो कैसी होती है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ बनने वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री में हमने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 24 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो हमारी रेडियस है 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625, 24 का 576 प्लस R स्क्वायर।
तो इसे ट्रांसपोज करें 625 माइनस 576 इक्वल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बची आपके पास, ये बची 49 और आर निकलेगा तो क्या होगा अंडर रूट 49 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। तो जो हमारी सर्कल की रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं एक और सम। हमारा नेक्स्ट सम है वो है कि इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो आपको बताना है पी ओ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर जो आपको बताया कि दोनों जो हमारी टेंजेंट्स हैं इनके बीच का एंगल कितने डिग्री है 80 डिग्री है। हमें पी ओ ए मतलब हमें यहाँ इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, केवल इतनी बात करनी है। तो आपको ये पता है, अब यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हमें मालूम है कि जो टेंजेंट ये रेडियस टेंजेंट पर कैसी है परपेंडिकुलर, तो यहाँ बनने वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब बात करें इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये 80 है तो इस तरफ कितना होगा हाफ होगा 40। तो अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ओ ए पी, तो यहां पर आप बात करें एंगल ए प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए पी ओ, तो इन तीनों का सम कितना होगा, ये होगा हमारे पास में 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब एंगल ए की वैल्यू आपको पता है क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो ये हुआ 90। पीओए की वैल्यू अभी आपने देखी क्या है, पीओए की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है। चलिए अब बात करते हैं एपीओ की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 80 डिग्री टोटल एंगल था, हाफ कितना होगा इसका 40 इक्वल कितना हुआ 180। तो 90 प्लस 40 कितना हुआ 130 प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल 180। सो एंगल पी ओ ए कितना होगा, ये हो गया हमारा 180 माइनस 130। तो ये बचा हमारे पास एंगल पी ओ ए की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम पूरे एंगल ए ओ बी की बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके या ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके या पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पर तीसरे एंगल को निकाल सकते हैं। जो एंगल हमारे पास नहीं दिया उसकी वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और सम। चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पर पैरेलल। मतलब एक सर्कल के अगर हम डायमीटर पर के जो ये दोनों पॉइंट्स इस पर जो टेंजेंट होगी ये कैसी होगी पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी हमारे पास सर्कल का डायमीटर है, मान लीजिए पी क्यू और ये आर एस में ये दो टेंजेंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में बताना है कि ये कैसी होगी पैरेलल होगी। तो गिवन क्या है, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया हमारा। अब पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि जो पी क्यू है वो कैसी है पैरेलल होगी किसके आर एस के। चलिए इसे प्रूव कर दें। देखिए ये जो हमारी लाइन ए बी है, या मैं इसे बी ए बोल दूं, तो उस कंडीशन में बी ए क्या हो गया, बी ए परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू पर। बी ए कैसा हुआ परपेंडिकुलर हुआ पी क्यू पर, क्यों, क्योंकि हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती थी। यहाँ बनने वाला एंगल की बात करूँ मैं, अगर इसका सेंटर ओ है तो उस कंडीशन में एंगल ओ ए पी कितना होगा, एंगल ओ ए पी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री की। इसी तरीके से हम बात करें कि जो साइड ए बी है, ए बी भी हमारी कैसी है परपेंडिकुलर किस पर है, यहाँ पर आर एस पर परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में बात करें तो जो एंगल ओ बी एस है, ओ बी एस कैसा है 90 डिग्री का है। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, और हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस, यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में लाइंस कैसी होगी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया कि एंगल ओ पी ओ ए पी किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ बी एस के। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हमारी जो पी क्यू है वो कैसी हो गई पैरेलल हो गई आर एस के। तो इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे कि जो हमारी डायमीटर पर जो टेंजेंट्स होगी वो दोनों कैसी होगी पैरेलल होगी।
चलिए देखते हैं इसका अगला सम। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम, एक्सरसाइज का 8 सम दे रहे हैं हम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, फिगर दिया हुआ है आपको। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स AD प्लस BC। यहां हमें प्रूव करना है कि AB और जो CD का जो सम होगा, ये सर्कल है और सर्कल को के चारों तरफ से हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, AD प्लस BC के इक्वल होगा। तो चलिए किस तरीके से होगा इसे देखते हैं। आपने ये पढ़ा था कि सर्कल के अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल की टेंजेंट्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि पॉइंट ए से हम बात करें तो AS और AP दोनों की दोनों क्या है, सर्कल की टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने ड्रॉ की हुई टेंजेंट्स कैसी होगी, वो इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो AS है वो, या AP में यहाँ लिख ले रहा हूँ पहले, AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। इसी तरीके से मैं बात करूं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो BP है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारे BQ के इक्वल। अब इसी क्रम में आपको क्या लिखना है, आपको यहां पर लेना है इसके सामने वाली जो लाइन है, मतलब CD है, CD के हम पॉइंट्स को लिख ले रहे हैं। यहां पर जो हमारी टेंजेंट है DR है वो किसके इक्वल हो गई, वो हो गई DS के इक्वल। इसी तरीके से जो इस तरफ की टेंजेंट है हमारी RS है, RC किसके इक्वल हो गई, ये हो गई हमारी CQ के इक्वल। ठीक है, ये हमारी सभी क्या है, टेंजेंट्स हैं जो सर्कल की को एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये है। अब अगर हम बात करें इन सबका हम सम कर दें, इन सबको हम प्लस कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC इक्वल किसके होगा, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ के। चलिए अब अगर मैं इन्हें सेट बना दूं, AP प्लस BP, और यहां मैं लिख दे रहा हूं CR प्लस RD इक्वल, यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं AS प्लस इसके साथ ले रहा हूं मैं SD, यहां मैं लिख रहा हूं BQ प्लस QC। इससे मुझे क्या फायदा मिला, देखिए AP यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ, PB यहां तक का डिस्टेंस हुआ, तो दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं AB। CR प्लस RD, CR यहां से यहां तक का डिस्टेंस, RD यहां से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल क्या हुआ, ये हो गया CD। इसी तरीके से यहां बात करें हम AS प्लस SD, AS क्या हुआ, A से लेकर S तक का डिस्टेंस, S से D ये हुआ, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, AD होगा। प्लस यहां पर हम बात करें BQ प्लस QC, BQ ये हुआ, QC ये हुआ, टोटल क्या हुआ, BC हुआ। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो कितनी आसानी से हमने प्रूव कर दिया। हमने सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की जो टेंजेंट्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ए से जो ड्रॉ की हुई टेंजेंट होगी AP और AS का किसका काम करेगी यहाँ पर टेंजेंट का, ऐसे ही B से BP और BQ किसका काम करेगी, टेंजेंट का। C से CR और CQ किसका काम करेगी, टेंजेंट का। और R से D से DR और DS किसका काम करेंगी, टेंजेंट का। अब यहाँ पर आपको एक जो छोटी सी सावधानी ये रखनी है, वो क्या रखना है, ध्यान से समझिए। अब आपको यहाँ लिखना है साइड AB प्लस CD। अब देखिए आपको AB प्लस CD मतलब हमें AP और PB को दोनों को साथ में लाना है, इस चीज़ का तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। अब होता क्या है, जब हम लिखते हैं A से, हम यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ लिखी तो AP और AS दोनों इक्वल है। अब गलती से अगर आपने यहाँ पर AS लिख दिया और AP इस तरफ लिख दिया तो हमारा जो सिक्वल है वो पूरा क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो साइड्स के अकॉर्डिंग, हमारी जो साइड लाना है यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, इसके अकॉर्डिंग आप इन टेंजेंट्स को जमाएंगे। मतलब आपको लिखना है AB लिखना है तो आप AP को और PB को एक तरफ लाएंगे, ना कि AS को इनके साथ लाएंगे। क्योंकि होता क्या है, AP और AS दोनों इक्वल है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते से हमारा क्रम क्या होगा, यहाँ बिगड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये विशेष सावधानी रखनी है। तो ये हमारा सम प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका हमको फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में है कि XY एंड X' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C
intersecting xy at A and x dash y dash at B prove that angle AOB equals 90 डिग्री। मतलब ये xy और x dash y dash हमारी क्या है, दो टेंजेंट्स हैं जो कि सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है, ये हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं P और Q पर, और एक टेंजेंट हमारे पास यहाँ पर हमें और दी गई है जिसका नाम क्या है, AB है, जो पॉइंट C पर यहाँ पर सर्कल को टच कर रही है। हमें बताना है कि जो एंगल AOB है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, तो गिवन का स्टेटमेंट आपको दिया ही है, हम यहाँ देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। चलिए, इसे कैसे प्रूव करेंगे, आप इसके लिए कंस्ट्रक्शन से वे करेंगे, आप इसे C को O से ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस तरीके से बन गया। चलिए अब देखिए इसका प्रूफ। अब अगर आप बात करें कि पॉइंट A से बात करें तो AP और AC दोनों इक्वल होगी, तो यहां पर हमारे पास में हो गया AP इक्वल AC। क्यों भाई, ये क्या है, हमारे सर्कल की टेंजेंट से हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट्स कैसी होती है, इक्वल होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो हमारी साइड OP है वो कैसी हो गई, हमारी साइड OC के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। अब हम बात करें जो हमारी AO साइड है, तो AO साइड किसके इक्वल हो गई, AO के इक्वल हो गई, ये तो हमारे पास कॉमन है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये तीनों साइड यहाँ पर इस तीनों साइड के इक्वल इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे यहाँ बनने वाला ट्राइंगल OPA होगा कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल OCA के, ट्राइंगल OCA। ठीक है, अब यहां पर ये बनने वाला एंगल कैसा हो गया, इक्वल हो गया। उस कंडीशन में हम यहां पर कह सकते हैं कि जो एंगल POA की वैल्यू है, एंगल POA की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एंगल AOC के इक्वल हो गई। ये हो गया CPCT से। अगर हम इसी तरीके से बात करें तो हमारा जो ये दूसरा ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल OQB और OCB, ये भी दोनों कैसे होंगे, ट्राइंगल OQB और OCB ये भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा ये एंगल है BOC और QOB ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि एक लाइन पे बनने वाले अगर हमारे एक ही लाइन पे कुछ एंगल्स बनते हैं इस तरीके से, तो इन सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। एक ही लाइन के बनने वाले एंगल्स का सम 180 हुआ, तो उस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एंगल POA प्लस एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल QOB, इन सभी का सम कितना हो गया, 180 हो गया, क्योंकि सभी एंगल्स कैसे एक ही लाइन पर बन रहे हैं। अब यहां पर आप ये कर सकते हैं कि इस POA को, अभी आपने क्या देखा था कि POA और AOC कैसा था, इक्वल था, तो चूंकि हमें एंगल AOC चाहिए, यहां पर हमारी जरूरत है, तो POA को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, AOC से। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एंगल AOC प्लस अगेन ये एंगल AOC प्लस एंगल BOC। सिमिलरली इसी तरीके से हम जो QOB जो है इसे भी किससे रिप्लेस कर देंगे, एंगल BOC से। तो ये हो गया एंगल BOC इक्वल क्या हुआ आपके पास 180। अब देखिए एंगल AOC कितने टाइम हमारे पास, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स एंगल AOC 2 टाइम एंगल BOC इक्वल क्या हुआ आपका 180 हुआ। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ आपके पास एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल क्या हुआ हमारा 180। 2 से 180 को कैंसिल करें तो ये होगा 90 टाइम्स। मतलब क्या हुआ, एंगल AOC प्लस एंगल BOC की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 90 डिग्री हुई। अब देखिए AOC मतलब ये एंगल हुआ और BOC ये एंगल हुआ, तो दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, एंगल AOB। तो हमारा क्या बन गया, एंगल AOB, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था।
तो ये हुआ आपका प्रूफ कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। चलिए देखते हैं इसका एक और सम। चलिए देखते हैं अगला सम हमारा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल अगर हमारा ABCD जो सर्कल के चारों तरफ से है वो क्या करेगा, उसकी जो साइड्स अपोजिट साइड से वो सेंटर पे कैसे एंगल बनाएगी, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगी। मतलब हमको यहाँ पर क्या बताना है कि जो एंगल AOB होगा प्लस अगर हम बात करें एंगल COD की तो ये इनका सम कितना होगा 180 होगा। इसी तरीके से हम बात करें एंगल AOD प्लस एंगल जो BOC है ये भी कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। चलिए इसे प्रूव करें। हम यहाँ मान लेते हैं कि जो सर्कल हमारा है वो क्या जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल को क्या कर रहा है, पॉइंट P, Q, R और S पर टच कर रहा है। तो ये हमने मान लिया कि सर्कल क्या कर रहा है, PQRS पर टच कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे O को PQR एंड S से। तो इस तरीके से अब जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे कुछ एंगल्स बन गए। यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से आपके पास कितने एंगल क्रिएट हो गए, एंगल 8 एंगल्स क्रिएट हो गए। चलिए हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लूँ, मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल OPB एंड OQB, OPB एंड OQB। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में जो है हमें मालूम है कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो कैसी होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ पर एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल जो OPB होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगल OQB के, जो कितना होगा 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ हम बात करें कि जो हमारी टेंजेंट होती है वो कैसी होती है, बात करें सर्कल की जो O से लेकर B तक की बात करें तो ये हमारे ट्राइंगल्स हैं, इसमें किसका काम करेगी, ये हमारे हाइपोटेनस का काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा OB इक्वल OB, यहाँ पर कैसी साइड है, कॉमन साइड है। साथ ही साथ हम बात करें कि इसकी जो OP और जो OQ ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, RHS कॉन्ग्रुएंस हम जब यूज करेंगे तो RHS कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, हमारे ट्राइंगल OPB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल OQB के। अब जब ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें मालूम है कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन में एंगल POB जो होगा वो कैसा होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल QOB के इक्वल। CP/CT से मतलब क्या वो कह सकते हैं हम, एंगल 1 किसके, एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, एंगल 3 के इक्वल। तो इसी तरीके से सभी जगह यूज होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल। इसी तरह एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 8 एंगल 1 के इक्वल। अब हम बात करें किसी एक पॉइंट बनने वाले सारे एंगल्स के सम की, तो सभी एंगल्स का सम जब पूरे एंगल कंप्लीट हो जाता है, एक पूरा एंगल हमारा कंप्लीट होता है तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। मतलब यहाँ पर हम बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री। ये कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री हुआ। अब हम इसे अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए हमें चाहिए एंगल कौन सा, AOB। तो एंगल AOB में 1 और 2 यूज हो रहा है तो हम इसे ले लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए 3 और 4 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो हमने देखा कि 3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ 2 के इक्वल। साथ ही साथ 4 की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो मैंने यहाँ लिखा 5। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल 5 मुझे चाहिए, यहाँ पर एंगल 6 भी हमारे पास है। अब जो 7 है वो भी किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं अगेन क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल 6 प्लस एंगल जो 8 है वो किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल 1 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल क्या होगा 360 डिग्री होगा।
तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टाइम क्या हो गया, एंगल 1, 2 टाइम हो गया आपके पास एंगल 2, 2 टाइम हो गया आपके पास एंगल 5 और 2 टाइम हो गया आपके पास एंगल 6, इक्वल क्या हुआ 360। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल 360। 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल क्या हुआ, ये 360 बाय ये 2 हमारा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर आप देखें तो ये टोटल एंगल कौन सा बनेगा, हमारा एंगल AOB बनेगा। और एंगल 5 प्लस 6 क्या बनेगा, हमारा एंगल COD बनेगा। तो इक्वल क्या हुआ, ये 180। तो यही आपको बताना था कि जो अपोजिट्स लाइन है वो एंगल कैसा करेंगी, सबसे इक्वल सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करेंगी वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल AOB और COD का सम कैसा होगा, 180 होगा। सिमिलरली दूसरा भी कैसा होगा, हमारा जो हमारा दूसरा पेयर है, कौन सा पेयर हमारा हमें प्रूव करना था, AOD और BOC का, तो वो भी कैसा होगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की इस रिवीजन क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।